नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जियार और इलेक्शन की समय नजदीक आ ही चुका है। इस घड़ी पे आके कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में देश के बारे में सोचते हैं, देश की इंसानों के बारे में सोचते हैं और वो सिर्फ उन्हीं पार्टियों को वोट देना चाहते हैं जो देश के लिए काम करे, देश की इंसानों के लिए काम करे। वहीं दूसरे तरफ और कुछ लोग हैं जो एक ही पार्टी को अपना लक्ष्य बना चुके होते हैं और उस पार्टी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखते वक्त किसी भी एक पार्टी को अपना लक्ष्य बना के इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि जब कोई इंसान किसी एक पार्टी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो उस पार्टी के वो अच्छाइयों के अलावा बुराइयों को देख नहीं पाते। अगर वो पार्टी कुछ गलत काम भी करता है तो उन लोगों को लगने लगता है कि इस पार्टी ने किया तो कुछ अच्छा ही क्या होगा, कुछ सोच के ही क्या होगा। जब किसी भी एक पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहा तो फिर उस पार्टी को अपना लक्ष्य बना लेना कौन सी समझदारी वाली बात है। आई होप कि आप उन इंसानों में से नहीं हो, आप उन इंसानों में से हो जो सभी पार्टियों को देखते हैं, उनकी अच्छाइयों को देखते हैं, उनकी बुराइयों को देखते हैं और उस बेसिस पे वोट देते हैं। खैर, आज इस वीडियो में दो ऐसे इंडिया की बड़ी पार्टी की बात करने वाले हैं जो है बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों ही पार्टी के अच्छाइयों को भी देखने वाले हैं, उनकी बुराइयों को भी देखने वाले हैं और उस बेसिस पे आप निर्णय ले सकते हो कौन सी पार्टी के और आपको जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की। साल 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था और साल 1947 तक ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं था बल्कि इनकी कद उनसे भी ज्यादा ऊंचा था, क्योंकि इस समय भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदें इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि लोग मानते थे कि यही एक माध्यम है जो हमें अंग्रेजों की गुलामियों से आजाद कर सकता है। और बीजेपी पार्टी का जन्म हुआ था 1980 में, जो कि आज इंडिया की रूलिंग पार्टी है। अब वीडियो की मेन टॉपिक यह है कि इन दोनों ही पार्टियों में से बेहतरीन काम कौन सी पार्टी ने किया। इन दोनों ही पार्टी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर साइड बाय साइड देखने जाए दोनों ही पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी 2009 से 2014 तक पर डे 11.7 किलोमीटर की रोड्स बनाए थे। वहीं बीजेपी सरकार 2014 से 2019 तक पर डे 27 किलोमीटर की रोड्स बना दिए। जहां 2021 में 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड में हाईवेज बन रहे थे, वहां 2023 में 20 किलोमीटर पर डे की स्पीड में नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की शासनकाल में टोटल रोड नेटवर्क था 54 लाख किलोमीटर, बट वहीं 2023 में रोड नेटवर्क 67 लाख किलोमीटर तक बढ़ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2014 से पहले भारत की रोड की क्वालिटी श्रीलंका और पाकिस्तान से भी खराब हुआ करता था, लेकिन वही 2023 में भारत की रोड की कंडीशन रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इताली से भी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। देश की इकोनॉमी और देश को सुधारने के लिए भारत की रोड की कंडीशन अच्छा होना ये बहुत ही जरूरी है और ये आज की डेट में हो भी रहा है। इसलिए इस मामले में बेहतर काम किया है बीजेपी सरकार ने। अब बात करते हैं कर्जे की, जहां 1947 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए की कर्जा था। वहीं 2014 से 2024 तक यानी बीजेपी की समयकाल पे अभी भारत पे कर्जा है 168 लाख करोड़ रुपए। यानी पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के समय 113 लाख करोड़ इतना ज्यादा कर्जा बढ़ा है। ये सुन के ही मन में ख्याल आता है कि बाप रे, इतना ज्यादा कर्ज, वो भी सिर्फ 10 सालों में। और ये सच में ही बहुत ज्यादा है। अगर देश की कुल आबादी 142 करोड़ मान ले तो देश की हर एक नागरिक पर 1,40,000 रुपए से भी ज्यादा की कर्ज आएंगे। इसका मतलब इस मामले में बीजेपी सरकार से ज्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी निकल आती है। आप अगर बात करें रेलवे लाइंस की तो कांग्रेस पार्टी रेलवे लाइंस बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग की थी और 7,600 लाइंस इन्होंने बिछाए थे। वहीं बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा बेहतर काम किया, 3.82 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग की और 2014 से 2018 तक 9,500 लाइंस इन्होंने बिछाए थे। इसके अलावा अगर बात करें इन दोनों ही पार्टी के पॉलिसीज की तो नरेंद्र मोदी पीएम होने के बाद मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी जैसे 26 पॉलिसीज को लाए। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की 5 साल की बात करें तो 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे पॉलिसीज लाए, जैसे 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, आधार द यूनिक आईडी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट और उसके साथ माइनॉरिटी स्टूडेंट स्कीम भी लाए। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट लाए, 2011 में द व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2012 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, निर्भया एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लैंड एक्विजिशन एक्ट
कंपनीज एक्ट और 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये सभी पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने लाए थे। बट अगर इस समय की बात करें जिस जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार मौजूद है, वहां कांग्रेस पार्टी ने 6 वादे किए हैं। जैसे महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिला को हर महीने 2,500 रुपए दिया जाएगा, राज्य में सभी महिला फ्री में बस ट्रेवल कर पाएंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिल पाएंगे। इसके अलावा है रायतू भरोसा, जिसमें किसानों को हर साल पर एकड़ 15,000 रुपए दिया जाएगा। खेती मजदूरों को 12,000 रुपए दिया जाएगा। धान के लिए 500 रुपए की बोनस भी दिया जाएगा। उसके बाद है युवा विकासम, जिसमें 5 लाख की विद्या भरोसा कार्ड दिया जाएगा फॉर स्टूडेंट्स। राज्य में इंटरनेशनल स्कूल खोले जाएंगे इन एवरी मंडल। उसके बाद है इंदिरा हिंदू स्कीम, जिनमें जिन लोगों के घर नहीं है उन लोगों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 250 स्क्वायर गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे फॉर ऑल मूवमेंट फाइटर्स। उसके बाद है गृह ज्योति स्कीम, जिसमें सभी घरों को 200 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिए जाएंगे। और आखिरी स्कीम है चयूथा स्कीम, जिसमें बुजुर्गों को 4,000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे पर मंथ और 10 लाख राजीव आरोग्यश्री बीमा कराया जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली राहुल गांधी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो भारत के हर एक गरीब महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो भी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। लेकिन वहीं अगर बात करें बीजेपी सरकार की, तो 2016 में नोटबंदी लाए, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करवाए, 2017 में जीएसटी कानून लागू किया, 2019 में एयर स्ट्राइक करवाए, 3 तलाक कानून लाए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, नागरिकता कानून CAA को लागू किया गया था, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हर धर्म के इंसान मौजूद थे, हर किस्म के इंसान मौजूद थे। फिर से 2024 में CAA को लेकर चर्चा चल रहा है और देश भर में फिर से इंसान विरोध की प्रदर्शन कर रहा है। 2018 में PM मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया। आयुष्मान योजना शुरू किया गया, जिसमें भारत की 10 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख की फ्री इलाज की सुविधा दी गई। बीजेपी सरकार ने कुछ मामलों में अच्छा काम तो किया, बल्कि अच्छा काम किया, बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन अगर देखने जाए महंगाई को, तो बीजेपी सरकार आने के बाद महंगाई हद से ज्यादा बढ़ने लगी है। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर्स हो, या फिर चाहे वो खाने की चीजें ही क्यों ना हो, हर एक चीजों में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। जहां देश की एक बड़ी आबादी मोदी सरकार को पसंद करती है, उन्हें फिर से जिताना चाहती है, वहीं देश की एक और बड़ी आबादी मोदी जी को पसंद नहीं करते। इसका कारण है बढ़ती हुई महंगाई, किसानों की नीड्स को ना पूरा करना, उनसे किया गया वादा को ना पूरा करना। हाल ही में जब किसान सड़कों पे उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तब उन्हें बड़े ही खतरनाक तरीके से रोका गया। सड़कों पर नोकीली कीले लगाया गया, किसानों पर रबड़ बुलेट चलाया गया, ड्रोन की मदद से उनके ऊपर टीयर गैसें फेंकी गई, जिसमें 3 किसान अंधे हो गए पुलिस के द्वारा रबड़ बुलेट चलाने की वजह से। पिछले किसान आंदोलन में 600 किसान मारे गए थे। इसके अलावा कई जगह पे और भी प्रोटेस्ट हुए और भी किसी चीजों को लेके, वहां पर भी पुलिस की बर्ताव इसी तरह के थे। यहाँ पर दोष पुलिस की नहीं है, वो तो सिर्फ सरकार के दिए गए आदेशों को पालन करता है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल को मैं भी प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलता हूँ, तो क्या मेरे साथ भी इस तरीके की बर्ताव नहीं किया जाएगा? एक बार जरा आप भी सोच के देखो, कल को अगर आप भी प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हो, चाहे वो आपके साथ कुछ अन्याय हुआ हो या किसी और वजह से, तो क्या आपके साथ भी इस तरीके की ट्रीट नहीं किया जाएगा जो आज किसानों के साथ हो रहा है? हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे किसान बीजेपी पार्टी को ही वोट दिए थे, फिर भी तो उनके साथ ये सारी चीजें हो रहा है, तो आप कैसे आशा रख सकते हो कि आपके साथ अच्छा होगा? इसके अलावा अगर बात करें तो सत्यपाल मलिक की वो इंटरव्यू जो काफी लोगों को चौंका दिया था। उन्होंने सरेआम मोदी सरकार पर आरोप लगाया था पुलवामा अटैक को लेकर, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए थे। इस टॉपिक को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। पहले ये सत्यपाल मलिक कौन है ये जान लेते हैं। सत्यपाल मलिक जो कि एक MLA रह चुका है यूपी स्टेट असेंबली के, फिर 2 टाइम राज्यसभा के MP रह चुके हैं, उसके बाद एक लोकसभा के MP रह चुके हैं फ्रॉम अलीगढ़, फिर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड टूरिज्म बने, और फिर 6 साल में ये गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के। सत्यपाल मलिक की इंटरव्यू आप किसी टीवी न्यूज चैनल पे नहीं देख पाओगे। इसका कारण आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सत्यपाल मलिक ने अपना इंटरव्यू कुछ यूट्यूब चैनल पे दिया, जैसे प्रशांत टंडन, रविश कुमार, करण थापरे, इन लोगों की यूट्यूब चैनल पे। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान की हाथ तो जरूर था, लेकिन सरकार की मिशनरी निग्लिजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
24 जनवरी 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के एक सीआईडी ऑफिसर ने चिट्ठी लिखी थी अपने सीनियर ऑफिसर्स को, ये कहते हुए कि 2 से 3 फॉरेन टेररिस्ट है JEM के, जो रिसेंटली मुदासिर अहमद खान से मिलने गए एक स्पेशल अटैक की प्लानिंग करने, जिसके बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को हाई अलर्ट की कॉल किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी 78 गाड़ियों की कॉन्वॉय 2500 से ज्यादा CRPF जवानों को कैरी कर रहा था और सड़क के द्वारा ट्रैवल कर रहा था जम्मू टू श्रीनगर। सत्यपाल मलिक का कहना है कि एक इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी भी सड़क के द्वारा ट्रैवल नहीं करते, इसीलिए CRPF ने 5 एरोप्लेन की मांग की थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने एरोप्लेन सैंक्शन करने से मना कर दिया था। इसके अलावा ये बताते हैं कि जवानों को जाने के लिए रोड को ठीक से सेफ एंड सिक्योर भी नहीं किया गया था। इस रूट पे 8 से 10 लिंक रोड्स थे और सत्यपाल के मुताबिक कोई ना कोई जिप्सी यहाँ पर खड़े होना चाहिए थे ताकि और कोई इस रोड पे ना घुस पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने PM मोदी से जाके सारे बातें कहा, लेकिन उन्होंने सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ चौंकाने वाली बात कहती है अपने इंटरव्यू में, जो कि करण थापर के साथ था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए आप चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि क्या ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा? तो सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। अब सवाल यह है कि एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन का इंटरव्यू क्यों न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि आजकल के ये सारे न्यूज चैनल सभी बिका हुआ है। इसके बाद 2019 के अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? एक तो जवानों को सेफ्टी प्रोवाइड ना करना, फिर जवान शहीद होने के बाद पॉलिटिशियन को चुप करा देना और फिर उन्हीं जवानों के नाम पे वोट मांगना, ये तो कोई आपसे सीखे। आपको जानना जरूरी है कि जवानों के नाम पे वोट मांगना ये एकदम ही इलीगल है, फिर भी मोदी जी ने ये सारी चीजें किया। इसके बाद लोग सवाल उठाते हैं मोदी जी पर मणिपुर इंसिडेंट को लेकर भी। इसके बाद बात करते हैं वॉशिंग पाउडर भाजपा की। एक कारण ये भी है जिसकी वजह से लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते। यहाँ सारे करप्ट पॉलिटिशियन की दाग चुटकियों में धुल जाता है। आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि 22 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, 2013 में इन पर CBI जांच बैठी और फिर 2015 में इन्होंने BJP पार्टी ज्वाइन करते ही इन पर लगे हुए सारे केसेस को खत्म कर दिया गया। और ये सिर्फ एक ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जो BJP पार्टी ज्वाइन किया और उनके सारे काले कारनामे साफ हो गए, बल्कि ऐसा और भी काफी सारे पॉलिटिशियन मौजूद है, आप रिसर्च करके भी देख सकते हो। अब आप कहोगे कि देखो दूसरे पार्टी पर कितने ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियन है, लेकिन BJP के साथ तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर अगर देखने जाए पॉलिटिकल पार्टी को, तो वहाँ हर कोई एक जैसा नहीं होता, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो उस पार्टी में बहुत ही खराब होते हैं, जिनकी सोच बहुत ही खराब होती है। वही BJP पार्टी अगर किसी और पार्टी के करप्ट पॉलिटिशियन की दाग को धुल सकता है, तो फिर अपने ही पार्टी के करप्ट पॉलिटिशियन की दाग धुलना यह कौन सी बड़ी बात है? अगर BJP सरकार करप्ट पॉलिटिशियन को लेके अपना पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी कैसा हो सकता है या भविष्य में कैसा होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हो। और एक महत्वपूर्ण चीज जो BJP पार्टी ने राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए की, वो है इनके लंबे वीडियो से छोटे छोटे फनी वीडियो क्लिप्स को काट के इंटरनेट पे वायरल करना। एक लंबी वीडियो से छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को काट के उन्हें मॉडिफाई करके इलॉजिकल बनाया जा सकता है, उन्हें बचकाना टाइप का बनाया जा सकता है। और ऐसा ही किया विपक्ष पार्टियों ने। आपको याद तो होगा वो आलू से सोना निकलने वाली बात। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। ये बात सुन के सबको लगा था कि ये बात राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन राहुल गांधी ने एक्चुअल में क्या कहा था, जरा सुनिए। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको क्या लगेगा
कि हम इसे क्यों वोट दें। ये तो उटपटांग सा बातें करता है, इलॉजिकल सा बातें करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो उनकी वीडियो क्लिप्स हैं जो आपको मॉडिफाई करके कटिंग करके दिखाया गया है। खैर, अब सभी बातें आपके सामने मौजूद है। आप निर्णय ले सकते हो कौन सी पार्टी के और आपको जाना चाहिए, या फिर और भी आप रिसर्च कर सकते हो और भी वीडियोस देख सकते हो। याद रखना, आपकी हर एक वोट बहुत ही ज्यादा कीमती है, इन्हें सही जगह पे इस्तेमाल करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इन सारे बातों को जान पाए वोट देने से पहले। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।